हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। आज हम करने वाले हैं सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर 1, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने इसमें पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कवर कर रखा है। वो उसकी वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड हो चुकी है। आज हमारा पार्ट 4 है। आज इस पार्ट में हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ पावर। हम पढ़ रहे थे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। इसका हमने फर्स्ट फीचर्स, सेकंड फीचर्स, आज हम पढ़ेंगे दो फीचर्स इसके पढ़ रखे हैं। पहला फीचर्स था हमारा फेडरलिज्म, सेकंड फीचर था हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स। इसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है। हमने पार्ट 3 में इसको कवर कर लिया। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4 में सेपरेशन ऑफ पावर, फंडामेंटल राइट्स एंड सेकुलरिज्म पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर्स। अगर ऑडियो में थोड़ी सी आवाज़ कम आ रही है तो लीड लगा लीजिएगा, जिसके वजह से आपको आवाज़ अच्छे से सुनाई देगी। सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या होता है? सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब बच्चों यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बच्चों सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब होता है शक्तियों का बंटवारा। सेपरेशन मतलब बंटवारा, पावर्स तो मतलब शक्तियाँ, तो शक्तियों का बंटवारा। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग होते हैं। दीज आर द लेजिस्लेचर, द एक्सिक्यूटिव एंड द जुडिशरी। यहाँ पर 3 होते हैं हमारे। पहला लेजिस्लेचर, सेकंड एक्सिक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी। मतलब इसको हिंदी में बोला जाए तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हमारे संविधान के 3 अंग, मतलब सरकार के 3 अंग होते हैं। संविधान के अनुसार में सरकार के कितने अंग होते हैं बच्चों? 3। कौन कौन से? हमारा इंग्लिश में बोले तो लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी। हिंदी में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है बच्चों। द लेजिस्लेचर रेफर्स टू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। The executive is a smaller group of people who are responsible for implementing law and running the government. The judiciary, of which you will read more in unit 3rd of this book, refer to the system of our court in the country. मतलब बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि विधायिका में हमारे, मतलब विधायिका कौन बच्चों? लेजिस्लेचर में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, जिसे हम चुनते हैं वो होते हैं। ठीक है बच्चों। कार्यपालिका मतलब एक्सिक्यूटिव। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होता है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखता है। न्यायालयों में, मतलब जुडिशरी में, न्यायालयों की व्यवस्था में को न्यायपालिका कहा जाता है, जिसे हम जुडिशरी कहते हैं। ठीक है बच्चों, जुडिशरी कहते हैं, जिसके बारे में आप इस पुस्तक के तीसरे अध्याय में पढ़ेंगे। मतलब तीसरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे, तीसरे यूनिट में हम पढ़ेंगे, तीसरे यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर बाय एनी वन ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन से दैट ईच ऑफ दिस ऑर्गन शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स थ्रू this each organ act as a check on the other organ of government and this ensure the balance of power between all 3। मतलब बच्चों इसमें यह बोला गया कि सरकार किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होंगी। ठीक है बच्चों, अलग अलग होंगे। इसलिए हम बोल रहे हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर क्या रखता है बच्चों? अंकुश रखता है। मतलब वो निगरानी रखता है, चेक करता रहता है कि वो काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है बच्चों। और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है, बैलेंस होता रहता है, बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल 3। तीनों में क्या होता है बच्चों? बैलेंस बनाए रखा होता है। आगे देखते हैं इस बॉक्स में क्या लिखा गया है। द वर्ड स्टेट is often used in this chapter. This does not refer to the state government। मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया कि इस अध्याय में राज्य शब्द का अक्सर इस्तेमाल किया गया है। ध्यान रखें, इसका मतलब राज्य सरकार से नहीं है। rather when we use state we are trying to distinguish it from government
गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड एनफोर्सिंग लॉ। जब हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे सरकार से भिन्न अर्थ में लेते हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना और लागू करना। द गवर्नमेंट कैन चेंज विद इलेक्शन। द स्टेट ऑन अदर हैंड रेफर्स टू अ politically institution that represent a sovereign people who occupy a definite territory. We can thus speak of the Indian state, the Nepali state, etc. The Indian state has a democratic form of government. The government or executive is one part of the state. The state refers to more than just the government and cannot be used interchangeable with it। मतलब बच्चों यहाँ पर ये बोला गया है कि लेकिन चुनावों के जरिए सरकार बदल सकती है, पर राज्य एक ही ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। सोवरेन मतलब संप्रभु। इस आधार पर हम भारतीय राज्य, नेपाल राज्य आदि की बात कर सकते हैं। भारतीय राज्य की एक लोकतांत्रिक सरकार या कार्यपालिका राज्य का एक हिस्सा होता है। राज्य का मतलब सरकार से कहीं ज़्यादा व्यापक होता है, उसे सरकार के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या है? फंडामेंटल राइट्स का मतलब बच्चों यहाँ पर होता है मौलिक अधिकार यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स का मतलब है। ठीक है बच्चों, द सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स हैज़ ऑफन बीन रेफर्ड टू एज द कॉन्साइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया कि मौलिक अधिकार वाला खंड भारतीय संविधान की क्या है बच्चों? अंतर आत्मा भी कहलाती है। Colonial rule had created a certain suspicion of the state in the minds of the nationalists, and they wanted to ensure that a set of written right would guard against the misuse of state power in independent India. Fundamental rights therefore protect citizens against the arbitrary and absolute exercise of power by the state. The Constitution thus guarantees the right of individuals against the state as well as against other individuals। मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया कि औपनिवेशिक शासक ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था। इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार भी होने चाहिए। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिक को राज्य की सत्ता के मन माने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के अधिकार की रक्षा करता है। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। मतलब अगर कोई व्यक्ति आपको मार रहा है, पीट रहा है या आपसे गलत काम करवा रहा है तो आपको फंडामेंटल ये राइट्स मिलता है आपको। ठीक है बच्चों, उसको आप रोक सकते हो। Moreover, the various minority communities also express the need for the Constitution to include rights that would protect their group. The Constitution therefore also guarantees the right of minorities against the majority. As Dr. Ambedkar has said about these fundamental rights, their objective is twofold. The first objective is that every citizen must be in a position to claim those rights, and secondly, this right must be binding upon every authority that has got the power to make laws। मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया कि विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते थे कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जो उनके समूह की रक्षा कर सके। यहाँ पर अल्पसंख्यक मतलब थोड़े से कम मात्रा में जो लोग होते हैं बच्चों, उनकी मतलब माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की
माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की, जो कम संख्या में जो लोग होते हैं और ज़्यादा संख्या में जो लोग होते हैं, ज़्यादा संख्या वाले लोग कम संख्या वाले लोगों को क्या करते हैं, मतलब मान के चलो जाति, कुछ जैसे कि दलित जाति होगी कम है, और जो बड़े राजपूत है या कोई भी बोलना नहीं है वैसे तो, वैसे बड़े बड़े जातियों के लोग छोटे छोटे दलितों या छोटे छोटे जातियों के लोगों को दबा देते थे, ये पहले की बात है। ठीक है बच्चों, इसको ख़त्म करा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। ठीक है बच्चों, उनके समूह की रक्षा कर सके, फलस्वरूप बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में दिया गया है। इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि इनका दोहरा उद्देश्य है। पहला, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, और दूसरा, ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। इन एडिशन टू फंडामेंटल राइट्स, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हैज़ अ सेक्शन कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। This section was designed by the member of the Constituent Assembly to ensure greater social and economic reform and to serve as a guide to the independent Indian state to institute laws and policies that help reduce the poverty of the masses। मतलब बच्चों इसका ये है कि मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्वों का भी है। संविधान सभा के सदस्यों ने ये खंड इसलिए जोड़ा था ताकि और ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक सुधार लाए जा सके। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियां बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा अपने सामने रखे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। हमारा 5th सेक्युलरिज्म पॉइंट रहता है। सेक्युलरिज्म क्या है? सेक्युलरिज्म, a secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as the state religion. We will read more about this in the following chapter। मतलब बच्चों इसमें यह बोला गया है कि धर्म, सेक्युलरिज्म का मतलब होता है धर्म निरपेक्षता। धर्म निरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राज्य के धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है। इसके बारे में हम अगले अध्याय में और विस्तार से पढ़ेंगे। यू नो अंडरस्टैंड द वे इन विच अ कंट्री इज अ हिस्ट्री often determine the kind of constitution that a country adopt for itself। आप इस बात को समझने लगे होंगे कि कभी कभी देश का इतिहास ये तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा। ठीक है, ये कैसा होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्लेइंग आउट द ideas that we would like all citizens of the country to adhere to, including the representative that we elect to rule us। मतलब संविधान उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं। जस्ट लाइक इन द गेम ऑफ फुटबॉल, अ चेंज ऑफ constitutive rules will affect the game। ठीक है बच्चों, will affect the game। Indian constitution has been amended over the years to reflect new concern of the polity। Often a major change in the constitution means a change in the fundamental nature of the country। We saw this in the case of Nepal and how it needed to adopt a new constitution after it became a democracy। मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया है कि जिस तरह फुटबॉल के नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह जिन देशों के संविधान में भारी बदलाव आ जाते हैं, वहाँ देश का बुनियादी स्वरूप भी बदल जाता है। हम नेपाल में ये देख चुके हैं, वहाँ लोकतंत्र बनाने की ज़रूरत के साथ ही एक नए संविधान की ज़रूरत भी पैदा हो गई थी।
The different features of the Indian Constitution outlined above involve complicated ideas that are often not easy to grasp. Don't worry too much about this for the moment. In the rest of the book, as well as in your higher classes, you will read more about these different features of the Indian Constitution and understand more substantively what they mean. मतलब बच्चों इसमें यह बोला गया कि ऊपर हमने भारतीय संविधान के जिन आयामों का जिक्र किया है वह कई बार काफ़ी जटिल दिखाई देते हैं और उन्हें समझने में मुश्किल भी महसूस होती है, लेकिन अभी आप इस बारे में ज़्यादा फिक्र ना करें। इस पुस्तक के बाकी अध्यायों में और अगली कक्षाओं में भारतीय संविधान के इन सभी पहलुओं के बारे में आप लगातार सीखते जाएंगे, ठोस रूपों से उनका अर्थ जान पाएंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारा चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो गया है। ये आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे हम इसमें समझेंगे, अगले पार्ट में हम समझेंगे फंडामेंटल राइट्स हमारे कौन कौन से हैं, उसकी वीडियोस आएगी जल्द। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर बच्चों आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और आपको अच्छा लगा तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।